पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म उससे अलग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण भी दो को देखा है, जिसमें कि एक लिक्विड फॉर्म में H2O पानी आया है और सॉलिड में MgO आया है। तो आगे देखते हैं कि इसके कुछ कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि दूध में थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं तो दही का निर्माण हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया, या फिर मैग्नीशियम के फित्ते को जब हम लोग जलाते हैं, भोजन का पकना, ये सारी अभिक्रियाएं क्या है? ये सारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके दौरान जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रूप रंग में परिवर्तन हो जाता है और तापमान में परिवर्तन हो जाता है। इन सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही विस्तार तरीके से देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभिकारक ये क्या है। अभिकारक मतलब कारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे कि अभी हम लोग आपको बताएं कि Mg+O2 क्या बनाता है? MgO। तो ये जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो ये हो रहा है, इसमें जो भाग ले रहा है पदार्थ, ये क्या है? ये अभिकारक है। और इसके फलस्वरूप जो ये प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? ये हमारा प्रतिफल है। ये हमारा प्रतिफल है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम आपको बताएं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और अभी उसके बाद हम आपको बताएं कि उसमें अभिकारक क्या है। तो ये जो पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं, ये सब के सब अभिकारक कहलाते हैं और इसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उससे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें दो पदार्थ देखिए भाग ले रहे हैं, यही है रासायनिक समीकरण। क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, मतलब ये संकेत और सूत्र इसका हुआ, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये लिखा था हाइड्रोजन, इसको लिखते तो ऑक्सीजन, तो इसको शॉर्ट में हम लिख दिए H2 और इसको क्या लिख दिए O2। ये क्या हुआ? इसका संकेत हुआ। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त मतलब छोटा, निरूपित मतलब लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया अगर मतलब इसको लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर पानी, ऐसे करके लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग संक्षिप्त में मतलब छोटा में लिखें तो H2 + O2 बराबर H2O लिखा गया। तो इसको संक्षिप्त में निरूपण करने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? तो समीकरण करते हैं। अब आगे हम लोग इसका देखेंगे नियम क्या होता है। रासायनिक समीकरण का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब देखिए कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि इसके बता रहा है कि अभिकारकों को, मतलब ये अभिकारक हुआ तो अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। और नियम नंबर दूसरा क्या कहता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच घन का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब ये अभिकारक हुआ तो अभिकारक के बीच घन का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, तभी तो वो आगे जाके रिएक्ट करता है एक से दूसरे में। जब तक हम लोग किसी चीज़ को जोड़ेंगे नहीं, किसी को अंदर उसके डालेंगे नहीं, तो थर्ड पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। तो आइए अब हम लोग इसके तीसरे नियम, चौथे नियम और पांचवें नियम को देखते हैं। रासायनिक समीकरण में तीसरा नियम कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफल को उसके सूत्रों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। क्या कहता है? जबकि हम लोग देखें कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन प्रतिफल को किस ओर लिखा जाता है? प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। नियम चौथा क्या कहता है कि प्रतिफल जो है, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन का चिन्ह, जैसे अगर प्रतिफल दो या दो से अधिक बन के आ गया तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह मतलब धन का चिन्ह लग जाता है। और हम लोग आगे देखते हैं पांचवा नियम क्या कहता है। रासायनिक समीकरण का नियम पांचवा क्या कहता है? तो कहता है अभिकारकों और प्रतिफलों, मतलब ये हुआ अभिकारक और ये हुआ प्रतिफल, को एक तीर के चिन्ह के द्वारा
अलग किया जाता है। इस तीर के चिन्ह के द्वारा अभिकारक इधर हो गया और प्रतिफल इधर हो गया है। ये बस निरूपण मतलब लिखने के लिए ऐसा किया जाता है कि क्या कहता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर का चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तीर का चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। मतलब अभिक्रिया इधर से किए तो अभिक्रिया ये प्रतिफल ये होके आके मेरे पास प्राप्त हुआ, ये हुआ मेरे पास अभिकारक और ये हुआ प्रतिफल। ये हमारे पास नियम 5वां खत्म हो गया। रासायनिक समीकरण में हम लोग अभी तक क्या क्या देखें? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके मतलब क्या क्या, जिस तरह से खाना पकना, कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भी हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण का 5 नियम को देखे। ये भी देखे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया में रूप, रंग, आकार, अवस्था, ये सब सारी चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है। श्वसन, खाना बनना, ये सब सारी रासायनिक अभिक्रिया है। रिबन को जलाना, ये सब सारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण के 5 नियमों को बहुत ही बारीकी तरीके से उसको पढ़ें और समझें। अब हम लोग देखेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण में आखिर होता क्या है। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ संतुलित है, मतलब उसको संतुष्ट है। तो देखिए क्या कहता है कि वैसी रासायनिक समीकरण, मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक प्रकार के तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो देखिए एक हम रासायनिक समीकरण ले लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसके ओर परमाणु की संख्या 2 है और इसके ओर भी हाइड्रोजन का देख रहे हैं कि परमाणु की संख्या इसके ओर 2 है और इसके ओर भी 2 है। तो देखिए कि इस प्रकार का जो समीकरण को होता है वह कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि H2 की परमाणु की संख्या दाईं ओर भी 2 है और बाईं ओर भी 2 है और Cl2 मतलब क्लोरीन की संख्या दाईं ओर भी 2 है और बाईं ओर भी 2 है। तो इसमें 2 होता है, एक संतुलित समीकरण हो गया, एक होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि इसमें इसकी परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। अभी पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने संतुलित समीकरण के बारे में जाने थे। अब हम लोग जानते हैं कि असंतुलित समीकरण क्या कहता है। असंतुलित समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है। उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो रही थी, दाईं ओर भी वही हो रहा था, 2 ही हो रहा था और बाईं ओर भी 2 ही हो रहा था। जबकि इसमें कहता है कि इसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लिया गया है कि H2 + O2। H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो 2 परमाणुओं की संख्या है और ऑक्सीजन में भी 2 परमाणुओं की संख्या है। दाईं ओर, ये बाईं ओर हमारा जो है वो कि हाइड्रोजन में भी 2 है और ऑक्सीजन में भी 2 है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन का तो यहाँ पे 2 है लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 नहीं है। इसलिए ये कौन सा समीकरण हो गया? इसलिए ये असंतुलित समीकरण हो गया है। आगे हम इसके कुछ नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पदार्थ कौन कौन सा है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में संयोग करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण दूसरा हम Mg + O2। ये दोनों आपस में संयोग करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसका कि गुणधर्म इससे अलग है। संयोजन अभिक्रिया वही होता है कि 2 पदार्थ आपस में मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा इसमें है रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार कौन सा है, तो वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कहता है कि जब कोई एक पदार्थ जैसे CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो CaO + CO2 में बदल जाता है। उसी तरीके से जब हम 2KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो 2KCl + 3O2 में बदल जाता है। मतलब इसमें साफ साफ सब स्पष्ट लग रहा है हम लोग को कि कोई एक ये पदार्थ है जिसको हम लोग जब गर्म कर रहे हैं तो ये 2 विभाजित या 2 से अधिक भागों में वो टूट जाता है। वही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार।
फर्स्ट और सेकंड तो देख लिए, संयोजन और वियोजन। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रकार में कौन सा है, तो वह है वैद्युत अपघटन। वैसा अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराने पे वैद्युत अपघटित हो जाती है, वो वैद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे NaCl का घोल में जब वैद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वह 2NaCl + Cl2 में बट जाता है। और उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कि 2Al2 + O3 को जब वैद्युत अपघटित कराया जाता है, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो वह 4Al + 3O2 में बट जाता है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित का पाठ 1 रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। उसमें हम लोग क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या में हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, उसके बाद जानेंगे सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। इन सारी चीज़ों को जानकारी अभी हम आप लोग को इस वीडियो में देंगे और इस तरीके से आप लोग को बताया जाएगा कि यहीं पे सारे के सारे चीज़ों को आप लोग को माइंड में सेट कर दिया जाएगा और कहीं पे भी इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से बस 30 मिनट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो आखिर में हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब आप लोग समझिए कि आप लोग गणित में जितने भी संख्या का यूज किए हैं वो सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या है। आपने 1 का यूज किया है, आपने 2 का यूज किया है, आपने √2 का यूज किया है, आपने √7 का यूज किया है, आपने -1 का यूज किया है, आपने -2 का यूज किया है, आपने 2/4 या 3/4 इन सारी संख्या का यूज किया है। तो अगर आप लोगों ने इन सारी संख्याओं को यूज किए हैं या फिर ना किए हैं, लेकिन ये सारी की सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। जितने भी सारी संख्या का गणित में यूज होता है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है। बस सिंपल से आप लोग को समझ जाना है कि जितनी भी सारी संख्याओं का हम लोग गणित में यूज किए हैं वो सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या है। ये संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती जाती है, -1 -2 -3 से शुरू होकर अनंत तक चलती जाती है, √2 √3 √4 से लेकर अनंत तक चलती जाती है, 2/4 2/3 मतलब जितनी भी सारी संख्या को आप लोगों ने गणित में यूज किए हैं वो सारी की सारी संख्या क्या है, तो वो सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या है। अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। पहले हम लोग इस बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सही तरीके से कि प्राकृत संख्या क्या है और इस तरीके से देखेंगे कि आगे भविष्य में हम लोग कभी भी उसको भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देखिए प्राकृत मतलब आप लोग को नाम से ही पता लग रहा है कि प्राकृतिक मतलब भगवान मतलब गॉड। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ से गिनती का शुरू होता है, जहाँ से हम लोग गिनना कुछ शुरू करते हैं। जैसे हम लोग गिनना किस से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। जैसे आप लोग समझिए आप लोग फैमिली में मेंबर है 5 मेंबर है, तो ऐसे थोड़ी आप लोग गिनना शुरू कीजिएगा कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग नहीं गिनते हैं। हम लोग किस तरीके से गिनते हैं, जैसे मान लीजिए दादा हैं, दादी हैं, पापा जी हैं, मम्मी जी हैं और आप हैं, तो हम लोग गिनते हैं कि दादा 1 दादी 2 मम्मी 2 3 पापा 4 और हम 5 इस तरीके से हम लोग गिनती को गिनना शुरू करते हैं। तो वही है कि जहाँ से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ से हम लोग गिनना शुरू करते हैं वो क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत तक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब आप लोग जानिए कि सबसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग से कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोग इससे अगर पूछे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। अगर सबसे बड़ी पूछेगा, अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, हम लोग इसमें नहीं लिख सकते हैं कि इतना हो सकता है, क्योंकि हम लोग कहाँ तक गिन सकते हैं, मतलब इसका कोई और अंत है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ तक गिन सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अगर वही पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
दो अंकों की, यहाँ पे पूछा था कि सबसे छोटी, लेकिन अब जब अंक पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या फिर आपसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इससे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या में 2 अंकों की नहीं हो सकती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे देखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग का बनता है। आप लोग का सारा डाउट यहीं पे क्लियर करवा देंगे। सिर्फ परिभाषा को याद करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि एक भी डाउट यहाँ से नहीं रहे। अगर आप लोग को पूछे कि प्रथम प्राकृत 10 प्रथम प्राकृत संख्या का योग बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग, बताएं। तो इसका एक सूत्र है n इंटू n प्लस 1। तो देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग अगर हम लोग लेते हैं तो पहले कोष्ठ का काम हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए n क्या है, n हमारा 10 है और 10 प्लस 1 मतलब 11। अब हम लोग 10 में और इसमें क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस, इसमें देखिए कि n इंटू एन प्लस 1y n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो यहाँ क्या होगा 11 कोष्ठ में और उसके बाद 2, इस 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब हमारे पास आ गया 55। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सूत्र से हम एक छोटा सा सूत्र का यूज किए और हमारे पास संख्या रेडी है। तो यही होता है सही तरीके से समझाने का फायदा, कि किसी भी चीज़ को हम सरल से सरल रूप में लाके व्यक्त कर देते हैं। अदर जगह आप लोग कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, पहले हमने आपको पढ़ाया सबसे छोटी सबसे बड़ी, उसके बाद हम 2 अंकों की आए, उसके बाद हम बता रहे हैं आप लोग को प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग। हम चाहते तो सिर्फ प्राकृत संख्या के पढ़ा के वीडियो को आगे बढ़ा सकते थे और हम पूर्ण संख्या पढ़ाने लगते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या क्या है, आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। नाम से ही पता लग रहा है पूर्ण। तो जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलता जाए, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलता जाए, जैसे मान लिया आप 0 1 2 3 4 ... अनंत तक चलता जाए, ये क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। ये सारी की सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। या तो आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे अगर हम लोग 0 को लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे अगर हम लोग 0 को लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, हमारा 0 है। छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। और जब बड़ी पूछे आपको कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो जब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारे पास अनंत है, इसका कोई और अंत नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या। हम लोग को वीडियो में उड़ के नहीं जाना है, प्राकृत संख्या पढ़े थे, तो उड़ना हम लोग को नहीं है। और अभी हम लोग क्या पढ़े, जो कि प्राकृत संख्या हमारा शुरू हुआ था किससे, 1 से 2 से 3 से और अनंत तक चलता गया था। अब देखिए क्या हम यहाँ पे आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्या है, वो प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी संख्या पूर्ण है। क्योंकि देखिए इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में बन सकता है कि क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप लोग बोलिएगा जी, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती जाती है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती जाती है और उसमें 1 आता है, क्योंकि वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है। तो सारी प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है।
पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या हमारा क्या है कि जब हम पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक, जब हम पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं तो वो क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, ये संख्या अनंत तक चलती जाती है। ये सारी की सारी संख्या क्या है? ये सारी की सारी संख्या पूर्णांक है। यहाँ पे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूर्ण संख्या जो हमारा था वो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलता जा रहा था। अब इसमें हम लोग खाली ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों को दर्शा दिए हैं, तो ये क्या हो गया है? ये पूर्णांक संख्या क्या हो गया है। अब देखिए कि अगर हम लोग में देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या है, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। देखिए आप लोग का मन में डाउट होता होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है इसमें वो भी अनंत है और सबसे बड़ी भी है वो भी अनंत है। सबसे बड़ी भी जो है वो भी इसमें क्या है? अनंत है। बोलिए कैसे? तो देखिए सबसे छोटी तो कहाँ तक आप जाइएगा? -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत तक चल जाइएगा तो कहाँ तक जाइएगा? किसी इसका ना और है ना अंत है, ना इसका छोटी का और अंत है और ना बड़ी का अंत और अंत है। तो ये पूर्णांक संख्या जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? इसका ना तो हमको छोटी संख्या का पता है। अगर इसमें आप लोग का इस तरीके से आया क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, 4, तब तो आपको लोग लिख सकते हैं सबसे छोटी, मतलब निम्न में लिखेगा तो आप लोग चूज कर सकते हैं। जो संख्या सबसे छोटी रहेगी उसमें आप लोग टिक मार देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हम लोग प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? पूर्ण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी अभी हम लोग देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, पूर्णांक देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखे थे कि जितनी भी प्राकृत है क्या वो पूर्ण है? तो जी, जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सारी की सारी पूर्ण है। बोलिएगा कैसे? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है। पूर्ण संख्या जितना है वो सारा का सारा क्या है? पूर्णांक है। तो जी हाँ, क्योंकि वो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलता गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्या है क्या वह पूर्ण संख्या है? तो नहीं, ये पूर्णांक जितने भी पूर्णांक संख्या है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या नहीं है। क्या जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे पूर्ण हैं? तो नहीं, जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक 0 से शुरू होता है और प्राकृत किस चीज़ से शुरू होता है? तो प्राकृत हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक चलता जाता है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? चलिए तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कि सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग देखिए कि 2 से विभाजित हो रही है तो ये क्या है? सम संख्या है। जैसे देखते हैं हम लोग 4 2 से विभाजित हो रही है तो क्या है? ये सम संख्या है। जैसे देख लेते हैं हम लोग 6, ये 2 से विभाजित हो रही है तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगी? ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? तो ये सारी की सारी संख्याएं सम संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन आप लोग का इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग बताएं। सम संख्या का योग बताएं। तो प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का योग क्या होगा? तो इसका भी एक शॉर्ट फार्मूला है। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, क्योंकि तो हम तो आपको बताएं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो सम संख्या कहलाती है। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 से वो विभाजित नहीं होता 1। तो सबसे छोटी तो 2 है और सबसे बड़ी इसमें भी अनंत होता है। सबसे बड़ी अनंत होता है इसमें भी। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं क्या? इसके आगे हम लोग देख लेते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 तो इसका होता है, एक सूत्र होता है n × n + 1। जैसे 10 प्रथम 10 का निकालना है तो हम लोग 10 × 10 + 1 करेंगे। अब हम लोग 10 से 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 110। तो आप लोग करके देख लीजिएगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 होगा।
आगे अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या क्या पढ़े हैं सो पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या, भूलना नहीं है, याद कराते जाएंगे। पूर्ण के बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या, उसके बाद अभी हम लोग पढ़े हैं सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो सम संख्या है। अब हम लोग देखते हैं जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब के सम है तो वो नहीं है। जितने भी पूर्ण संख्या है वो सम है तो वो भी नहीं है, क्योंकि सम संख्या 2 से शुरू होती है जबकि ये संख्या पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। सम संख्या 2 से शुरू होती है जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है जो कि सम में चिन्हित नहीं रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जितनी भी सारी संख्या है, अब हम लोग देखते हैं कि सम, क्या सम सारी सम पूर्ण है? तो जी, जितने भी सम हैं वो पूर्ण है। क्या सारी सम प्राकृत हैं? तो जी, जितने भी सम है वो प्राकृत है। बोलिए कैसे? तो इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी तो 0 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 2 4 6 8 सम संख्या में क्या है हमारा? सम संख्या हमारा है, देख लीजिएगा, 2 4 6 8 से लेके अनंत तक चलते जाए, वो सारी सम संख्या है। पूर्ण संख्या हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या हमारा क्या है? 1 2 3 4, अनंत तक चलते जाए। ये सारी की सारी संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। ये सारी की सारी संख्या प्राकृत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सम हैं वो प्राकृत हैं, लेकिन जितने भी प्राकृत हैं वो सम नहीं है। जितने भी सम हैं वो प्राकृत तो हैं, लेकिन जितने भी प्राकृत हैं वो सम नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी सम हैं वो पूर्ण हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण हैं वो सम नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में जैसे हम लोग देख लेते हैं -4 -3 -2 -1, उसके बाद देख लेते हैं 0, उसके बाद देखते हैं +1 +2 +3, इस तरीके से लेकर अनंत तक चलते जाते हैं। तो देखते हैं कि जितने भी सम हैं वो सारी की सारी पूर्णांक हैं, लेकिन जितने भी पूर्णांक हैं वो सारी की सारी सम नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें 0 है तो क्या उसमें सम में 0 कहीं नज़र आ रहा है? तो नज़र नहीं आ रहा है।